गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ लखनऊ में। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, हम लोग कवर कर रहे हैं 27 जुलाई 27 जुलाई 2025 को होने वाले 27 जुलाई 2025 को होने वाले आर ओ एग्जाम। आर ओ एग्जाम के सिलेबस को, इसके अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने देखा है समान हिंदी की, समान हिंदी की जो क्लास है के अंतर्गत जो मुख्य रूप से 6 टॉपिक से टोटल 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको कवर कर लिया है। और इसका प्रैक्टिस, हर टॉपिक के 500 क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस चल रहा है, जो पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए एग्जाम है, पुनरावलोकन है, उनका हम लोग प्रैक्टिस भी शुरू कर दिए हैं। और समान अध्ययन के अंतर्गत अगर बात करें, समान अध्ययन के टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 140 पूछे जाते हैं। और इसके तहत बात करें तो इसके तहत हम लोग कवर करेंगे आज ज्योग्राफी। ज्योग्राफी अर्थात भूगोल का अध्ययन करेंगे। भूगोल की अगर बात करें तो सामान्य अध्ययन के जो 140 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें से इस टॉपिक की अगर बात करें तो इस टॉपिक से सीधे सीधे आपका लगभग 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन? तो 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम आज अध्ययन करने वाले हैं ज्योग्राफी, जो आर ओ एग्जाम के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही, के साथ अन्य एग्जाम के लिए जैसे यूपी पीसीएस, यूपी लोअर पीसीएस, बिहार पीसीएस, सारे एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। ज्योग्राफी के अंतर्गत अगर हम बात करें, ज्योग्राफी अर्थात भूगोल के अंतर्गत मुख्य रूप से हम उन टॉपिक का अध्ययन करेंगे जिससे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हो जाएगा, भूगोल के अंतर्गत मुख्य रूप से हम दो चीजें पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे हम भारत का भूगोल और दूसरा पढ़ेंगे विश्व का भूगोल। भारत के भूगोल के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे? तो सबसे पहले हम कवर करेंगे भारत एक सामान्य परिचय। पहला टॉपिक हमारा हो जाएगा भारत एक सामान्य परिचय। भारत एक सामान्य परिचय के अंतर्गत हम भारत के बारे में, जैसे भारत का आकार, भारत की भौगोलिक स्थिति, भारत की और क्या क्या विशेषताएं हैं, जैसे कर्क रेखा कहां से गुजरती है, भारत का ग्रीनविच टाइम यानी कि समय, मानक समय कहां से लिया गया है, उसके साथ भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, उन पड़ोसी देशों का कौन से राज्य यानी कि किस किस राज्य से सीमाएं सटी हुई हैं, भारत की तट रेखा लंबाई कितनी है, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, भारत के जो द्वीप हैं उनका अध्ययन करेंगे। किसका? तो पहले टॉपिक के अंतर्गत भारत एक सामान्य परिचय के अंतर्गत आकार, भौगोलिक स्थिति, पड़ोसी देश और उससे संबंधित जो क्वेश्चन होंगे उनका अध्ययन करेंगे। दूसरा टॉपिक हमारा होगा भारत की भू आकृतिक प्रदेश। भारत की भू आकृतिक प्रदेश, भू आकृतिक प्रदेश के अंतर्गत मुख्य रूप से हम भारत के पहाड़, साथ हिमालय, उत्तर पूर्वी के पहाड़, उत्तर पूर्वी उत्तर के पहाड़ जैसे हिमालय हो जाएगा, उत्तर पूर्व के पहाड़, अन्य पहाड़, पर्वत, भारत में स्थित पठार, मैदान, भारत में द्वीप जैसे अंडमान निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप, सारी चीजों का अध्ययन करेंगे। और भारत में जो झील है उनका अध्ययन करेंगे। जैसे भारत में कोई पहाड़ या पर्वत है तो उसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, उसके पास क्या क्या स्थित है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, वहां से कौन सी नदियां निकलती हैं, वहां पे कौन से बांध स्थित है, उन चीजों का भी हम अध्ययन करेंगे। कौन से टॉपिक में? तो दूसरे टॉपिक में भारत के भू आकृतिक प्रदेश में, भारत के भू आकृतिक प्रदेश में। तीसरा टॉपिक हमने लिया है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, जियोग्राफी के अंतर्गत अगर बात करें हम, तो पूरी क्लास कंप्लीट करने में लग जाएगा आपको कम से कम 40 से 50 क्लास। किंतु हम आर ओ एग्जाम की दृष्टि से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। और कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा आपका कितना, 15 वीडियो टोटल इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी कि भारत का भूगोल और विश्व के भूगोल के अंतर्गत
टोटल कवर करेंगे, टोटल 15 क्लास कवर करेंगे और जिससे लगभग 80% क्वेश्चन ज्योग्राफी के हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से 80% क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। तो हमने कौन कौन से टॉपिक चुने हैं जिससे आरओ एग्जाम में, जो आरओ एग्जाम का मोस्ट फेवरेट टॉपिक है उसको। तीसरा हम देखेंगे अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र के अंतर्गत हम देखेंगे हिमालय से निकलने वाली नदियां और दूसरा प्रायद्वीपीय नदियों का वाह तंत्र। हिमालय से कौन कौन सी नदियां निकलती है, जैसे आपका हो जाएगा सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी, गंगा नदी और सिंधु की सहायक नदियां और हो जाएगी जैसे झेलम हो गया। उन सारी नदियों का अध्ययन करेंगे। सारी नदियों पे कौन से बांध है, वो नदियां कहाँ से निकलती है, कहाँ जाके मिलती है, उसकी सहायक नदियां क्या है, का अध्ययन करेंगे। दूसरा प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का अध्ययन करेंगे। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की अगर बात करें तो जैसे आपका महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, ये नदियां कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती हैं, इसके साइड में यानी कि किनारे पे कौन से मुख्य शहर स्थित है, इनकी और क्या विशेषताएं हैं उसका अध्ययन करेंगे। इसके साथ ही नदियों का क्रम भी जानेंगे। जैसे पूछ लेता कभी कभी पश्चिमी घाट की नदियां या पूर्वी घाट की नदियों का ऊपर उत्तर से दक्षिण का क्रम क्या होता है, तो उनको भी समझेंगे हम। और पश्चिमी घाट की नदियां जैसे हो जाएगा महाराष्ट्र के साइड में कौन कौन सी नदियां पश्चिम की तरफ बहती हैं, कौन सी नदियां एस्चुरी बनाती हैं, कौन सी नदियां डेल्टा बनाती हैं, उन सारी नदियों का हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो टॉपिक नंबर 3 हमारा हो जाएगा कौन सा, तो वो वहां पे हो जाएगा मुख्य रूप से नदियां, नदियों की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, कौन सी नदियों पे कौन से बांध हैं, जैसे राणा सागर बांध, इंदिरा सागर बांध। ठीक है, तो ये सारे कहाँ हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे चौथा टॉपिक हमारा हो जाएगा मृदा। मृदा से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं मुख्य रूप से, तो मृदा हो जाएगा। उसके बाद खनिज संसाधन। खनिज संसाधन की बात करें तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि आरओ का ये फेवरेट टॉपिक, ये क्या है, तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का ये फेवरेट टॉपिक हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें जनसंख्या और नगरीकरण, ध्यान रखेंगे जनसंख्या एवं नगरीकरण आरओ एग्जाम में प्रॉपर ये सिलेबस लिख के दिया है कि जनसंख्या और नगरीकरण। और बात करें क्वेश्चन हम नंबर की, तो इससे कम से कम मान के चलिए 6 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोस्ट फेवरेट टॉपिक है आरओ एग्जाम। ठीक है, 6 से 8 क्वेश्चन यहीं से डायरेक्ट पूछ लिए। उसके बाद राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य और फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है 2023 का, जो अभी लेटेस्ट फॉरेस्ट रिपोर्ट है जो हाल ही में जारी हुआ है, उसका अध्ययन हम करेंगे। इससे भी मान के चलिए आपका कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन। यहाँ कृषि एवं पशुपालन प्रॉपर आपके टॉपिक में दिया है। आरओ के सिलेबस में कृषि एवं पशुपालन प्रॉपर एक टॉपिक लिख के दिया है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आपने देखा 8 टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत, उन टॉपिक को हम कवर करेंगे। किससे, तो भारत के भूगोल के तहत। रही बात विश्व की भूगोल की, तो विश्व के भूगोल के अंतर्गत हम ज्यादा अध्ययन नहीं करेंगे, उनमें उन टॉपिक का अध्ययन करेंगे जहां से आप क्वेश्चन फंस जाए आपका। जैसे ब्रह्मांड और सौरमंडल, इसके अंतर्गत हम बात करें तो ग्रह उपग्रह। ठीक है, ग्रह कौन सी ग्रह, जैसे हो गया बुध हो गया, ग्रहों का क्रम क्या होता है छोटा से बड़ा के क्रम में, उनको अध्ययन करेंगे। दूसरी बात, सारे ग्रहों की कौन कौन सी विशेषताएं हैं उनका अध्ययन करेंगे। दूसरा टॉपिक हमारा हो जाएगा इसमें वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल की क्या संरचना है, क्या परत होती है, जैसे क्षोभ मंडल होता है, समताप मंडल होता है, उसके बाद मध्य मंडल होता है, आयन मंडल होता है और बहिर्मंडल होता है। तो क्षोभ मंडल में क्या क्या घटनाएं होती है, समताप मंडल में क्या होती है, समताप मंडल और ओजोन परत, ओजोन मंडल की अगर बात करें कहाँ पे होती है, तो इन सारी टॉपिक का हम लोग अध्ययन करेंगे। किसमें, तो वायुमंडल की संरचना में। सेकंड टॉपिक किसका, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी कि विश्व के भूगोल। तो आप देख लिए, ये देख लिए, ये देख लिए। तीसरा टॉपिक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है विश्व के भूगोल का, वो आपका हो जाएगा प्रादेशिक भूगोल अर्थात मैपिंग। प्रादेशिक भूगोल अर्थात मैपिंग। प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत अगर हम देखें तो प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत मुख्य रूप से जो है तो एशिया आपका पहला हो जाएगा, एशिया महाद्वीप। उसकी टोटल मैपिंग हम देखेंगे, कौन सा झील कहाँ है, कौन सा मरुस्थल कहाँ है, कौन सा पहाड़ क्या है, उसकी सर्वोच्च चोटी क्या है, वहां के और कोई खनिज विशेष रूप से खनिज है तो उस खनिज के उत्पादन के लिए कौन सी जगह फेमस है, जैसे कूलगार्ली हो गया, कालगोडी हो गया, जोहान्सबर्ग हो गया, इन सारी चीजों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, रेगिस्तान हो जाएगा, उनका अध्ययन करेंगे। दूसरे टॉपिक के अंतर्गत आप हम देखेंगे उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका आपका तीसरा टॉपिक हो। चौथा आप देख लेंगे यूरोप,
पांचवें के अंतर्गत आप देखेंगे ओशनिया और अंटार्कटिका। ठीक है, ध्यान देंगे, ये दूसरा टॉपिक था अफ्रीका। तो ये प्रादेशिक भूगोल अर्थात मैपिंग के अंदर है। हम लोग जो है वो 6 टॉपिक देखेंगे। ठीक है, टोटल कितने देख लेंगे? तो टोटल हम लोग 6 देखेंगे प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत। इसमें विश्व के मान के चलिए इससे लगभग आपका 4 से 5 क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। आरओ एग्जाम या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा यूपी पीसीएस का एग्जाम, यूपी लोअर का एग्जाम जो है उससे लगभग 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन हमारा यहीं से गलत होता है। होता क्या है, ज्यादातर क्वेश्चन दे देता है जगह का नाम कोई दे दिया और सामने दे देता का खनिज, जगह का नाम दे दिया और दे देगा खनिज, कौन सा जगह किस खनिज के लिए फेमस है। नॉर्मल अगर है तो एक सीधा दे देगा, पूछ लेगा कि ये जगह किसके लिए फेमस है। और क्वेश्चन अगर उसे टफ बनाना होगा तो 3-4 जगह का नाम दे देगा आपको और उसके सामने खनिज दे देगा और कहेगा मिलान करिए। इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे ही जगह के नाम की जगह दे देगा आपको, क्या दे देगा, तो कोई आपको मरुस्थल दे देगा, कोई आपको मरुस्थल दे देगा, कोई मरुस्थल दे देगा और पूछ लेगा देश का नाम दे देगा, कौन सा मरुस्थल किस देश में स्थित है, मिलान करना है। और क्या दे सकता है यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई चोटी दे देगा, पर्वत या चोटी दे देगा। पर्वत या चोटी दे देगा, वहां मिलान करने का दे देगा। देश की राजधानी दे सकता है जिसका अध्ययन करेंगे हम लोग, राजधानी देगा, उसका मिलान करने के लिए दे देगा। तो ये विश्व के भूगोल के अंतर्गत मुख्य रूप से हम कितने टॉपिक का अध्ययन करेंगे, तो देखिए एक क्लास इसकी हो जाएगी, दूसरी क्लास इसकी हो जाएगी, और इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो इसमें लगभग लगभग आपका मान के चलिए 4 से 5 क्लास जाएगी। कितना, तो 4 से 5 क्लास इसकी जाएगी, क्योंकि इसको थोड़ा डिटेल में करेंगे। ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना यही होती है, 100% पूछे जाते हैं इस टॉपिक से क्वेश्चन, तो इस पे टॉपिक फिर ज्यादा टाइम हम लेंगे। तो मान के चलिए लगभग 6 क्लास, 6 से 7 क्लास इसका हम करेंगे। और इसकी अगर बात करें तो इसके अंतर्गत हम लोग टोटल लगभग कितना करेंगे, तो मान के चलिए एक क्लास इस पे लग जाएगा, दूसरा इस पे हो जाएगा, तीसरा, टोटल 8 क्लास इस पे, 8 7 15, टोटल कितना क्लास करने वाले हैं, टोटल 15 क्लास के अंदर करने वाले हैं। जब भी हम क्लास शुरू करेंगे एक टॉपिक पूरा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही हम क्लास खत्म करने वाले हैं। ये नहीं होगा कि हमारा टाइम हो गया 40 मिनट 50 मिनट 1 घंटा और तो हम क्लास खत्म कर दें, ऐसा नहीं होने वाला। पूरा टॉपिक कंप्लीट किया जाएगा, उसके बाद क्लास खत्म। चलिए देखते हैं। भारत के भूगोल की शुरुआत करेंगे। भारत का भूगोल, भारत के भूगोल के अंतर्गत पहला टॉपिक हमारा हो जाएगा भारत का सामान्य परिचय। भारत का सामान्य परिचय, भारत का सामान्य परिचय जानने से पहले आपको थोड़ा सा मैपिंग के बारे में जानकारी हो जानी चाहिए। ये भारत है, इसकी अगर बात करें तो इसमें टोटल 28 राज्य हैं, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश अर्थात यूटी, यूनियन टेरिटरी। तो 8 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि 8 यूटी है, 28 राज्य है। इसका नाम अगर बात करें तो इसका नाम क्या है, तो इसका नाम भारत। और क्या हो जाएगा, भारत का नाम भारत हो गया। भारत हो गया। दूसरा इसका नाम पड़ गया क्या, हिंदुस्तान। कुछ लोगों द्वारा इसका नाम क्या पड़ गया, तो हिंदुस्तान पड़ गया। और तीसरा इसका नाम पड़ गया इंडिया। तीसरा इसका नाम पड़ गया इंडिया। बात करें अगर भारत, तो भारत क्या है, तो भारत ये सबसे प्राचीन नाम है, प्राचीन नाम है, अर्थात ऋग्वैदिक के टाइम का नाम है भारत। भारत नाम क्यों पड़ा, तो ऋग्वैदिक के समय पे, ऋग्वैदिक काल के जो प्रमुख जन थे भरत, प्रमुख जन जो थे ऋग्वैदिक काल के,
वैदिक काल के प्रमुख जन भारत के नाम पे पड़ा। क्या पड़ा? तो भरत के नाम पे इसका नाम क्या पड़ गया? तो आपका हो गया भारत। भारत के नाम पे युग वैदिक काल के प्रमुख जन भारत के नाम पे इसका नाम पड़ गया क्या? तो भारत पड़ गया। उसके बाद क्या होती है? मिडवल टाइम आता है, मध्यकालीन की भारत आता है। मध्यकाल आता है। मध्यकाल की बात करें तो इसमें क्या आते हैं? तो कुछ आते हैं इसमें मध्यकालीन इतिहास लेखक। कौन से इतिहास लेखक? तो फारसी प्लस अरबी। मध्यकाल में फारसी पर प्लस अरबी लेखकों या इतिहासकारों द्वारा इसका नाम क्या पड़ा? तो उनके द्वारा इसका नाम रखा गया हिंदुस्तान। हिंदुस्तान। हिंदुस्तान क्यों रखा गया? हिंदुस्तान अर्थात हिंदुओं का स्थान। तो कब पड़ा हिंदुस्तान इसका नाम? तो मध्यकाल में। किसके द्वारा? तो फारसी और अरबी इतिहासकारों द्वारा इसका नाम पड़ गया हिंदुस्तान। नेक्स्ट हम देखेंगे इंडिया। इंडिया नाम क्या कैसे पड़ा? इंडिया। तो इंडिया नाम इसका क्या हो जाएगा? तो इसका आपका आधुनिक नाम। आधुनिक नाम कैसे हो जाएगा? तो यूनानी लोग जब आए, यूनानी लोगों द्वारा इसका नाम क्या पड़ा? तो इसका नाम इंडिया पड़ा। ध्यान रखेंगे, यूनानी लोगों द्वारा इसका नाम क्या पड़ा? तो इंडिया पड़ गया। तो ये था आपका क्या? भारत, हिंदुस्तान और इंडिया का क्या इतिहास है वो था। अब हम बात करेंगे भारत एक सामान्य परिचय के अंतर्गत भारत के बारे में कुछ मुख्य रूप से हम जानेंगे। जैसे भारत का क्या है? क्षेत्रफल क्या है? इसके तो आकार और भौगोलिक स्थिति के अंतर्गत सर्वप्रथम हम क्या जानेंगे? तो भारत का क्षेत्रफल क्या है। तो बात करें पूरे भारत की क्षेत्रफल की, तो भारत के क्षेत्रफल की अगर बात करें तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो वो आपका हो जाएगा 32,87,000, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है वो भारत का क्या है? तो ये भारत का क्षेत्रफल है। बात करें ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो भारत का क्षेत्रफल है, ये पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो 2.4% है। पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2% 4 है। अगर आपसे पूछ ले कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो 2.4 है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल हो जाए। भारत का आकार कैसे है? आकार की अगर बात करें तो भारत का आकार जो है वो चतुष्कोणीय है। भारत का आकार कैसे है? तो आपका हो जाएगा चतुष्कोणीय। चतुष्कोणीय क्यों है? तो देखिए इस तरह भारत का आकार है, इस तरह। तो इसको बोला गया चतुष्कोणीय। इसके साथ ही कुछ चीजें और देखते हैं। बात करें उत्तर से दक्षिण की लंबाई,
भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई अगर बात करें तो यह कितना हो जाएगा, 3214 किलोमीटर है, ध्यान रखेंगे। कितना है? तो 32 से 14 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम की लंबाई की अगर हम बात करें, पूरब से पश्चिम की लंबाई की अगर बात करें तो ये आपका हो जाएगा 2933 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? तो 32 से 14 किलोमीटर उत्तर और दक्षिण की लंबाई हो जाएगी भारत के। और पूरब और पश्चिम के मध्य की लंबाई कितना हो जाएगी? तो 2933 किलोमीटर हो जाएगी। ये आकार के अंतर्गत हो। इसके साथ हम देखेंगे भारत की अगर बात करें, समुद्र तट रेखा की देखते हैं। आप सभी लोग नोट करते चलिएगा। एक एक चीज हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। जो भी चीज आपको समझ में नहीं आएगा आप कमेंट में बताइएगा, उसको भी हम दोबारा जरूर बताएंगे, ठीक है। तो अभी तक आपने देखा भारत का क्षेत्रफल कितना था, 32,87,263 किलोमीटर, यानी कि कितना था, वर्ग किलोमीटर था। जो पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना था, तो 2.4%। आकार की अगर बात करें तो आकार कैसा था, तो आकार चतुष्कोणीय था। आकार कैसा था, तो आकार आपने देखा भारत का आकार कैसा है, तो चतुष्कोणीय है। और अगर बात करें उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है, तो वो हो जाएगा 3214 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम की लंबाई जो है वो कितना है, तो 2933 किलो। कितना है? 3214 किलोमीटर उत्तर और दक्षिण की लंबाई, और पूरब और पश्चिम के मध्य की लंबाई 2933 किलोमीटर है। इसको देखा। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत की समुद्री तट रेखा क्या है। भारत की समुद्री तट रेखा अर्थात इसकी बात कर रहा है जहां से आप समुद्र है टोटल, ठीक है। कहां से? तो ये आपका मान के चलिए इसकी बात कर रहे हैं। भारत की समुद्री तट रेखा की अगर बात करें तो जो मुख्य रूप से मुख्य भूमि है, मुख्य भूमि की जो तट रेखा है वो 6100 किलोमीटर है। कितना? 6100 किलोमीटर। मुख्य भूमि क्या होता है जरूर बताएंगे आप लोगों को, टेंशन मत लीजिएगा। मुख्य भूमि से जो है वो 6100 किलोमीटर। और टोटल अगर अगर बात की जाए, टोटल अर्थात कुल समुद्री तट रेखा कितनी है, तो वो आपका हो जाएगा कितना, 7516 किलोमीटर। वो कितना हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा 7516 किलोमीटर। कितना हो जाएगा, 7516 किलोमीटर। अब मुख्य भूमि और कुल की अगर बात करें तो दोनों में क्या अंतर है। मुख्य भूमि की अगर बात करें तो सिर्फ इसकी बात हो रही है, सिर्फ इसकी बात हो रही है। ये इसकी टोटल लंबाई कितनी है तट रेखा की, तो कितना हो जाएगा, तो वो आपका 6100 किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 6100 किलोमीटर हो जाएगा। किंतु इसके साथ अगर हम अंडमान निकोबार की तटरेखा की लंबाई, लक्षद्वीप की तटरेखा की लंबाई को भी अगर हम जोड़ ले तो वो टोटल कितना हो जाता है, तो टोटल आपका 7516 किलोमीटर हो जाता है। शब्दों पे आप ध्यान रखिएगा। मुख्य भूमि 6100 किलोमीटर और टोटल जो तटरेखा की लंबाई है वो 7516 किलोमीटर है। इसके साथ ही अगर देखें स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है भारत की, भारत की स्थलीय सीमा की क्या लंबाई है। स्थलीय सीमा की अब बात होगी तो स्थलीय सीमा की बात यहां से यहां तक होगी। आप लोग नोट करते चलिएगा, रफ पेन लेके बैठिएगा, एक एक चीज नोट करते चलिए। जिसको ज्योग्राफी कुछ भी नहीं आता, जीरो से स्टार्ट कर रहा है, उसको भी मैं गारंटी देता हूं समझ में जरूर आएगा। तो स्थलीय सीमा की क्या लंबाई है, तो स्थलीय अर्थात यहां से बात हो रही है। यहां से बात, इसकी लंबाई कितनी है, ठीक है। ये समुद्र को छोड़ के स्थल की बात हो रही है। तो इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा की लंबाई।
तो अभी तक देखा आपने मुख्य भूमि की अगर बात करें सिर्फ इसकी, तो 6100 किलोमीटर। भारत की टोटल समुद्री तट की लंबाई कितनी है? 7516 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15200 किलोमीटर हो गया स्थलीय सीमा की लंबाई। भारत अगर करें भारत के टोटल तट, जैसे क्या मुख्य भूमि यानी कि समुद्र तट और स्थलीय तट दोनों को मिला के भारत की टोटल बाउंड्री की अगर बात की जाए, ये सब मिला के, ये सारे मिला के, ये भी मिला के और ये भी मिला के, लक्षद्वीप को भी मिला के अगर बात की जाए तो कितनी हो जाएगी? तो 15,200 ये हो जाएगा और 7516 इसको भी जोड़ देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? तो वो हमारा हो जाएगा, जोड़ के देखिए कितना हो जाएगा, 15,200 प्लस 7516, 22,000 के आसपास कुछ हो जाएगा। तो ये हमारे टोटल क्या हो जाएगी? तो भारत के टोटल जो तट है उसकी लंबाई हो जाएगी, टोटल जो बाउंड्री है उसकी लंबाई कितना हो जाएगा? तो 22,000 के आसपास हो जाएगी भारत के टोटल। अब भौगोलिक स्थिति की बात कर लेते हैं टोटल। भारत की भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं। भौगोलिक स्थिति के अंतर्गत मुख्य रूप से हम देखेंगे भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कैसे? तो देखिए, तो थोड़ा सा समझिए आप, ये है भारत, पूरे विश्व को कितने गोलार्ध में बांटा गया? तो टोटल अगर देखा जाए तो ये आपका उत्तरी गोलार्ध हो जाता है और ये, एक मिनट, ये पूरे विश्व को बांटा गया और इसके ऊपर के जो थे उसको उत्तरी गोलार्ध बोला गया। उत्तरी गोलार्ध बोला गया और नीचे का जो एरिया था उसको दक्षिणी गोलार्ध, जो दक्षिण की तरफ था उसको दक्षिणी गोलार्ध बोला गया और जो उत्तर की तरफ था उसको उत्तरी गोलार्ध बोला गया। फिर इसको बांटा गया दो पार्टों में, पूर्वी में और ये बांटा गया पश्चिमी में, पूर्वी और पश्चिमी में। भारत कहाँ स्थित है? तो भारत यहां पे स्थित है। भारत कहाँ है? तो भारत की स्थिति जो है, भारत कहाँ स्थित है? तो भारत यहां पे स्थित है। मैं बहुत गंदा बन गया। भारत कहाँ स्थित है? तो भारत यहां पे स्थित है। तो यहाँ पे स्थित है तो भारत कहाँ पे स्थित हो जाएगा? तो देखो, एक तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और एक तो पूर्वी गोलार्ध में। कहा? तो देखिए, उत्तरी प्लस पूर्वी, कहाँ पे? एक तो उत्तर की तरफ यानी कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और उत्तरी गोलार्ध में भी कहाँ पे है? तो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो इसीलिए उत्तर प्लस पूर्वी दोनों को जोड़ के बोला जाता है कि भारत कहाँ स्थित है? तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित, इस तरह बोला जाता है। भारत कहाँ स्थित है? तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसी को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। तो अगर हम आपको उत्तर पूर्वी गोलार्ध बोले तो उसका अर्थ ये होगा कि भारत कहाँ स्थित है? तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। चलिए बाकी हम डिटेल आपको और बताते हैं। भारत की अगर बात करें तो भारत पूरी तरह कहां से है? तो ये आपका हो जाएगा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थिति। इसकी स्थिति की प्रॉपर अगर हम बात करें तो ये कहां से स्थित है? तो ये है 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी गोलार्ध से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये भारत के सामान्य परिचय के अंतर्गत भारत के बारे में, भारत की लंबाई कितनी है, भारत की चौड़ाई कितनी है। जैसे आपने देखा, लंबाई हो जाएगा 3214 किलोमीटर, चौड़ाई 2933 किलोमीटर। भारत की पूरी तटीय रेखा कितनी है, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, भारत के देश कितने हैं वो भी देखेंगे अभी हम लोग। भारत की स्थिति, भारत कहाँ स्थित है,
भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, और उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भी कहाँ स्थित है, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी गोलार्ध से स्टार्ट होता है, और 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध। ध्यान रखेंगे दोनों उत्तरी होगा। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी गोलार्ध से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध के मध्य स्थित है। इसके बाद पूर्वी अगर बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, पूर्वी देशांतर, जब इधर की बात जाएंगे तो देशांतर जाएंगे, इधर की तरफ अक्षांश होता है। इसको थोड़ा मैं डिटेल कर देता हूं, इसको अभी आप देख लीजिए खाली। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से, पूर्वी देशांतर से, और कितना 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। इसको ध्यान रखेंगे, मैं अभी आपको पूरा कंफ्यूजन आपका दूर करता हूं। क्या है, तो भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी गोलार्ध से, 8 4 से 37 6 उत्तरी गोलार्ध, 68 7 से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में भारत स्थित है। क्या है, 8 4 से 37 6 और 68 7 से 97 97 डिग्री 25 मिनट भारत की क्या है, ये भारत की स्थिति है। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत की स्थिति के साथ साथ कर्क रेखा का थोड़ा सा देख लेते हैं, और यहीं पे आपको समझा देते हैं अक्षांश और देशांतर। अक्षांश और देशांतर भी समझा देंगे। होता क्या है, जब मैं आपको बताया कि भारत को दो, पूरे विश्व को दो पार्ट में पहले बांटा गया। एक तरफ बोला गया आपका क्या, उत्तरी गोलार्ध, एक तरफ बोला गया उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिण की तरफ बोला गया दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिण की तरफ बोला गया दक्षिणी गोलार्ध। ऐसी ही रेखाएं खींची गई, और कितनी रेखाएं खींची गई, तो लगभग 90, मान के चलिए नीचे 90 डिग्री दक्षिणी, और 90 डिग्री आपका मान के चलिए उत्तर की तरफ खींची। कितना, तो 90 डिग्री उत्तर। इसको क्या बोला गया, तो इसको देखिए ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य, बीचों बीच पूरे भू अर्थात पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा खींची गई, जिसको भूमध्य रेखा कहते हैं। और इसके उत्तर की तरफ को उत्तरी गोलार्ध कहा गया, दक्षिण की तरफ को दक्षिणी गोलार्ध कहा गया। और जब भी हम उत्तर या दक्षिण की तरफ जाएंगे तो इसको जो अक्षांश रेखाएं कहा गई, क्या कहा गया, तो इसको अक्षांश रेखाएं कहा गया, अक्षांश रेखा कहा गया। और दक्षिण की तरफ को क्या कहा गया, इसको भी अक्षांश रेखा कहा गया। अब इस अक्षांश रेखाओं की विशेषता है, इस अक्षांश रेखाओं में एक 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ एक रेखा खींची गई। कितना, तो ये सही 1/2, और ये 0 डिग्री है, ध्यान रखेंगे। इससे बढ़ेंगे ऊपर की तरफ तो 90 डिग्री जाएंगे, और इससे नीचे की तरफ जाएंगे तो 90। और ये नीचे की तरफ भी 23.5 डिग्री एक रेखा खींची गई, तो इसको तो भूमध्य रेखा कहा गया। भूमध्य रेखा अथवा विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, भू के मध्य खींची गई रेखा को क्या कहा गया, तो भूमध्य रेखा कहा गया। और भूमध्य रेखा के उत्तर की तरफ जब हम बढ़े तो 23.5 डिग्री जो बढ़े, इसी को क्या कहा गया, तो इसी को कर्क रेखा कहा गया। ध्यान रखेंगे, इसकी जरूरत आपको पड़ेगी, इसलिए मैं इसको यहां पे समझा दिया। तो इसको क्या कहा गया, तो इसको कर्क रेखा कहा गया। और जो ये दक्षिण की तरफ खींची गई भूमध्य रेखा के, इसको मकर रेखा कहा गया। ठीक है, मकर रेखा। तो ये सारे उत्तर और दक्षिण की तरफ, भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण की तरफ खींची गई रेखाएं क्या होती हैं, अक्षांश रेखाएं होती हैं। ध्यान रखना। अगर इसी की बात करें, नोट कर लीजिएगा प्रॉपर, अगर इसी के तरफ मैं बोला एक रेखा ऐसे खींची गई, जिसको क्या गया है, तो पूर्वी और पश्चिमी में बांटा गया। तो जो हम पूर्वी की बात करेंगे या पश्चिमी की बात करेंगे, तो उसके साथ क्या जोड़ेंगे, देशांतर जोड़ेंगे। यहां पे क्या जोड़े थे, तो ये देखिए, ये पूर्वी और पश्चिमी की बात होगी तो देशांतर जुड़ेगा।
और जब उत्तरी और दक्षिणी की बात होगी तो क्या जुड़ेगा? तो अक्षांश जुड़ेगा। अक्षांश जुड़ेगा, ध्यान रखना आप सभी लोग। तो इसीलिए क्या कहा गया, भारत की स्थिति बताते समय मैंने आप लोगों को क्या बताया कि भारत कहाँ स्थित है? तो भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत क्या है? तो भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से, पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित। पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित। अब आपको समझ में आ गया होगा मेरे कहने का क्या अर्थ था, क्या अर्थ था। तो आपको अक्षांश थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, देशांतर बाकी मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी जब पढ़ाएंगे तो अक्षांश और देशांतर को प्रॉपर समझाएंगे। ठीक है, ये आपको काम भर का थोड़ा सा समझ में तो जरूर आ गया होगा। तो ये हो गया भारत की स्थिति के बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कर्क रेखा एक था जो कहां से गुजरता था, तो 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध से गुजरता था। तो 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध जाहिर सी बात भारत में पड़ेगा, क्योंकि 8 डिग्री से लेके 37 डिग्री तक भारत में ही है, तो 23.5 डिग्री भी भारत के यहीं कहीं पड़ेगा। 8 डिग्री से लेके 37 डिग्री क्या है? उत्तरी अक्षांश भारत से होके जा रही है। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भी यही कहीं से गुजरेगा, यहां से। तो ये है कर्क रेखा। और कर्क रेखा, कर्क रेखा, कर्क रेखा अर्थात 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसी को कर्क रेखा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, अक्षांश रेखा। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा अथवा कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, अर्थात भारत के मध्य से होकर गुजरती है। ये मेरा बताने का लक्ष्य था। क्या है? तो कर्क रेखा कहां से गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच अर्थात मध्य से होकर गुजरती है। और भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत के कुल 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। कई बार पूछा गया है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगर बात करें राज्यों की तो कौन कौन से हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा मिजोरम, त्रिपुरा, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, राजस्थान हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया। हो गए 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कितना है? तो कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। दूसरी भाषा में कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत के कुल 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? तो मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड से होकर गुजरती है। याद करना पड़ेगा। और याद कैसे करना पड़ेगा? उसके लिए हम है। जैसे एक ट्रिक आप याद करो, मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार, सभी लोगों को याद हो जाएगा। एक बार पढ़ोगे तुरंत याद हो जाएगा। मित्र पर गमछा झार में मी से मिजोरम मैंने लिखा, त्रा से त्रिपुरा लिख दिया मैंने,
पा से लिख दिया पश्चिम बंगाल और रा से लिख दिया मैंने राजस्थान, गा से लिख दिया गुजरात, मा से लिख दिया मध्य प्रदेश, छा से लिख दिया छत्तीसगढ़, झार से लिख दिया झारखंड। तो आपको याद हो गया होगा तुरंत भारत के कितने, तो भारत के टोटल 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है और उन 8 राज्यों का नाम क्या है, तो वो आपका हो जाएगा मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड। नेक्स्ट हम इसके अंतर्गत देखेंगे भारत की भौगोलिक स्थिति के अंतर्गत। नेक्स्ट हम देख लेंगे भारत की सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, तो सबसे उत्तरी में क्या स्थित है, तो इंदिरा काल स्थित। सबसे उत्तरी बिंदु जो है वो इंदिरा काल है और सबसे दक्षिणी बिंदु अगर बात करें केप कमोरिन है। ध्यान रखेंगे केप कमोरिन एक हो जाएगा और एक ग्रेट निकोबार में स्थित है कन्याकुमारी। क्या हो जाएगा, ग्रेट निकोबार में स्थित हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा, सॉरी, केप कमोरिन कन्याकुमारी यहाँ पे है तमिलनाडु में। ध्यान रखेंगे कहाँ पे है, तो तमिलनाडु में है। सबसे उत्तरी बिंदु क्या हो जाएगा, तो मुख्य भूमि की अगर बात करेंगे तो मुख्य भूमि की सबसे उत्तरी बिंदु हो जाता है इंदिरा काल और सबसे दक्षिणी बिंदु हो जाएगा कन्याकुमारी। और एक यहाँ पे है ग्रेट निकोबार में, ये भी भारत का पार्ट है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट। तो अगर बात करेंगे भारत की सबसे उत्तरी बिंदु कौन सी है, तो इंदिरा कॉर्ड और सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट पूछ लेता कहाँ स्थित है, तो अंडमान निकोबार के सबसे दक्षिणी जो आइलैंड है ग्रेट निकोबार, वहां पे स्थित है इंदिरा पॉइंट। अगर पूछ ले भारत की मुख्य भूमि की सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सी है, तो भारत की मुख्य भूमि की यानी कि यहाँ से यहाँ की बात हो जब हो रही है, मुख्य बिंदु की जब बात होगी तो वो आपका हो जाएगा कहाँ से, तो इंदिरा कॉल टू कन्याकुमारी। जैसे लोग बोल देते हैं श्रीनगर टू कन्याकुमारी पहले बोल देते थे, लेकिन इंदिरा कॉल टू कन्याकुमारी हो जाएगा मुख्य भूमि और इंदिरा कॉल टू इंदिरा पॉइंट जो हो जाएगा ये आइलैंड को लेकर भी हो जाएगा टोटल, अर्थात सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। सबसे पश्चिमी क्या होता है, तो यहाँ पे एक शब्द है, क्या है, गुजरात, और सबसे पूर्वी आपका हो जाएगा गुहार मोती है गुजरात में। गुजरात का गुहार मोती जो है ये भारत का सबसे पश्चिमी स्थान है और जबकि सबसे पूर्वी स्थान की अगर बात करें तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाता है आपका, तो इसका नाम हो जाता है किबूथू। क्या नाम हो जाता है, किबूथू। किबूथू। तो भारत की अगर बात करें तो सबसे उत्तर में इंदिरा कॉल, सबसे दक्षिण में इंदिरा पॉइंट, सबसे पश्चिम में गुहार मोती और सबसे पूर्व में क्या हो जाएगा, तो किबूथू हो जाएगा। बात करें पूरब और पश्चिम के मध्य की जो टोटल दूरी है, ठीक है, जो टोटल है वो कितना, तो लगभग 30 अक्षांश के 30 डिग्री देशांतर। तो पूर्व पश्चिम की बात करेंगे तो देशांतर शब्द का यूज होगा, तो 30 डिग्री देशांतर का फर्क है। यहाँ 30 डिग्री देशांतर का फर्क क्यों है, क्योंकि यहाँ आपने देखा था 68 डिग्री, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 2 5 मिनट। तो इसमें अगर जोड़ेंगे तो लगभग 30 डिग्री का फर्क आएगा, उसकी बात कर रहे हैं। कितना, तो 30 डिग्री देशांतर का फर्क है और एक देशांतर कितना होता है, ध्यान रखेंगे, एक देशांतर बराबर 4 मिनट होता है, 4 मिनट होता है। तो 30 देशांतर, तो 30 गुणे 4 बराबर कितना हो जाएगा, 120 मिनट। 120 मिनट बराबर कितना हो जाता है, तो 2 घंटा हो जाएगा। तो सीधा रूप से हम कह सकते हैं कि भारत के पूर्वी और पश्चिमी, भारत के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी स्थान के मध्य की जो दूरी है वो कितनी है, तो लगभग 2 घंटे की मध्य की दूरी में
फर्क है, इस चीज को हम कह सकते हैं। ये आपसे पूछा जाता है कि कितने फर्क है, कितने समय का, तो लगभग 2 घंटे का, अर्थात 120 मिनट का। 120 मिनट का क्यों है, तो वो भी मैंने आपको बताया, क्योंकि दोनों में फर्क जो है लगभग 30 देशांतर का है, और एक देशांतर बराबर 4 मिनट होता है, तो 30 देशांतर अर्थात 30 गुणे 4 120 मिनट हो जाएगा, और 120 मिनट का समय जो होता है वो 2 घंटे के बराबर होता है। इसलिए दोनों के बीच का फर्क कितना होगा, तो 2 घंटे हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके साथ, ये आप सभी लोगों ने देख लिया, लगभग 50% आपने आकार और भौगोलिक परिचय कवर कर लिया है। इसके साथ कुछ और भी देखते हैं इसके साथ, सभी लोग नोट कर लीजिएगा। अभी तक हम लोगों ने देखा, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। कहां से, तो भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, और भारत के 8 राज्यों को कट करती है। कट करती है यार, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और 8 राज्य कौन से हैं, तो मित्र पर गमछा झार, माँ से मित्र, माँ से मिजोरम, ता से त्रिपुरा हो जाएगा मित्र, पर से पा से पश्चिम बंगाल हो जाएगा, रा से राजस्थान हो जाएगा, पर गा से गुजरात हो जाएगा, माँ से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ हो जाएगा गमछा से, और झा से झारखंड हो जाएगा। तो ये जो टोटल है, तो ये भारत के कितने, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसको देखा। दूसरी बात देखेंगे, आपका एक समय रेखा होता है। भारत का क्या होता है, समय का निर्धारण के लिए एक होता है मानक समय। ठीक है, भारतीय मानक समय जो है, भारतीय मानक समय, भारतीय मानक समय जो है वो कितने डिग्री देशांतर को लिया गया है, तो आप जानते हैं भारत की स्थिति कितनी है, तो 68 से लेकर 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक था। 25 मिनट तक था। तो डिसाइड ये हुआ कि या तो भारत में कई समय जोन बना दिया जाए, तो कि गुजरात में मान के चलो 12 बज रहा है। ठीक है, गुजरात में अगर 12 बज रहा है, तो यहाँ पे क्या बजेगा, तो यहाँ पे मान के चलिए 10 बज रहा है। ये 2 घंटा आगे होगा, तो यहाँ पे 2 बज रहा है। 2 बज रहा है, एक ऐसा कर दे, और एक ये निर्धारित हुआ कि क्यों ना कोई मध्य का एक समय रेखा मान लिया जाए, जिससे पूरे भारत में एक ही टाइम जोन हो, एक ही समय हर जगह पूरे भारत के सभी राज्यों में। तो इसके निर्धारण करके भारतीय मानक समय लिया गया, और कितना लिया गया, तो 82.5 डिग्री देशांतर को। 82.5 डिग्री देशांतर को भारतीय मानक समय रेखा मान लिया गया। अब भारतीय मानक समय रेखा जो है वो टोटल कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये भारतीय मानक समय रेखा था, यहां से होकर गुजरती है। ठीक है, और ये कितने, तो भारत के टोटल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्यों में बात करें तो कौन कौन सा हो जाएगा, तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, और उत्तर प्रदेश हो जाएगा। भारतीय मानक समय रेखा जो है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना गया, और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो वो आपके 5 राज्यों से। कौन कौन से, तो आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। कौन कौन से, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा, और आंध्र प्रदेश हो जाएगा। इन 5 राज्यों से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। तो भी कैसे याद करेंगे, पूछा गया है कई बार एग्जाम में। तो ये हो जाएगा आपका, आधी में छत ऊपर उड़ा, आधी में छत ऊपर उड़ा, छत ऊपर उड़ा। ठीक है, हर चीज का आपको ट्रिक बताएंगे। आप एक बार 2 बार पढ़ोगे, 100% गारंटी के साथ आपको याद हो जाएगा। इसलिए बोला, जिसको जीरो बेस से कुछ भी नहीं आता ज्योग्राफी, वो भी आए।
ठीक है। तो आधी में मतलब आधी से आंध्र प्रदेश हो जाएगा, में से मध्य प्रदेश हो जाएगा, छत्तीस छत से छत्तीसगढ़ हो जाएगा, आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हो गया, ऊपर से उत्तर आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, और उड़ा से हो जाएगा उड़ीसा। तो कितने राज्यों से होकर? तो 5.5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय कहां से लिया गया? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के कहां से? तो मिर्जापुर से होकर गुजरती है, मिर्जापुर से होके गुजरती है। कौन सा? भारतीय मानक समय। भारतीय मानक समय रेखा की अगर बात करें तो ये विश्व के समय रेखा से कितनी आगे है? तो 5.5 घंटा, इसको भी ध्यान रखेंगे। 5 घंटा 30 मिनट, ठीक है। 5 घंटा 30 मिनट भारतीय मानक समय, ठीक है। जीरो जीरो देशांतर से कितना आगे है? तो 5.5 घंटा। 5.5 घंटा क्यों हो जाएगा? हो गया देखो। तो ये आपका 5.5 घंटा भारतीय मानक समय क्या है? तो 0 डिग्री देशांतर से आगे है। क्यों 5.5 घंटा आगे है? तो अभी आपने देखा 82.5 डिग्री देशांतर को, 82.5 डिग्री देशांतर को भारतीय मानक समय रेखा के रूप में निर्धारित किया गया। और 1 डिग्री देशांतर कितना होता है? तो 4 मिनट के बराबर होता है। 1 डिग्री देशांतर कितना होता है? तो 4 मिनट के बराबर होता है। 4 मिनट के बराबर होता है। अब 82.5 में अगर हम 4 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 4 का देखिए ये हो जाएगा आपका 8, और 4 × 8 = 32, 328 मिनट हो जाएगा। और ये आपका हो जाएगा 2 मिनट और प्लस 330 मिनट। 330 मिनट के अगर हम 60 से भाग दे दें तो कितना हो गया? 5.5 घंटा हो गया। तो ये हो गया आपका कितना? 5.5 घंटा क्या आ गया है? तो 0 डिग्री देशांतर से भारतीय जो 82.5 डिग्री भारत के मानक समय लेखा लिया गया है, तो वो आ गया है। तो ये आपका हो गया अभी तक भारत की भौगोलिक स्थिति हो गई। इसके साथ आपने देख लिया भारत के कर्क रेखा कहां से गुजरती है, मानक समय रेखा कहां से गुजरती है। अब देख लेंगे भारत के अंदर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल की अगर दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान हो जाएगा। और सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो वो आपका हो जाएगा गोवा। सबसे छोटा गोवा हो जाएगा। राज्यों की बात हो रही है। अगर यूटी की बात करें तो सबसे बड़ा आपका अंडमान निकोबार हो जाएगा, अंडमान निकोबार हो जाएगा। और सबसे छोटा यूपी जो आप यूटी आपका है वो लक्षद्वीप हो जाएगा। इसके साथ ही जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखें, जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखें तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? तो वो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और सबसे छोटा की अगर बात करें तो सिक्किम सबसे छोटा राज्य हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा? तो वो आपका सिक्किम हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे यूटी में, तो यूटी में सबसे कम जनसंख्या कौन सी हो जाएगी? तो वो आपका लक्षद्वीप हो जाएगा। लक्षद्वीप। और सबसे अधिक जनसंख्या यूटी में अगर देखें तो वो आपका दिल्ली हो जाएगा। दिल्ली हो गया। तो ये आपने देख लिया जनसंख्या की दृष्टि से। अब हम अध्ययन करेंगे भारत के पड़ोसी देश।